हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 46 और ये हुआ था 2019 में HSSC क्लर्क परीक्षा हुई थी। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कैथल में। फल्गु तालाब हरियाणा के कैथल जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है। ऋषि फल्गु ने यहाँ ध्यान लगाया था और उनके सम्मान में यहाँ टैंक का निर्माण किया गया था। इस टैंक को महाभारत काल में निर्मित प्राचीन टैंक माना जाता है। पुंडरी टैंक, जिसका इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है, को भी यहाँ देखा जाता है। तो फल्गु टैंक कहाँ है? कैथल में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंबाला में। सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला के प्रसिद्ध पार्कों में से एक है। यह स्थान पारिस्थितिकी तंत्र का भी उदाहरण है और आराम का अनुभव भी करते हैं। यहाँ पे अच्छा पार्क है। बात यह है, इसी नाम का एक और पार्क गुरुग्राम में भी स्थित है। तो देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अंबाला में। लेकिन अगर अंबाला नहीं हो ना तो गुरुग्राम में भी है ये सुभाष चंद्र बोस पार्क। किस स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक जुड़ाव स्थापित किया जाता है? तो किसके बीच में? परिपथ स्विचिंग के बीच में। डाइकमैन संघनन अभिक्रिया डैश मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कार्बेनियन के द्वारा। डाइकमैन संघनन कंडेंसेशन एक कार्बनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग चक्रीय बी कीटोएस्टर बनाने के लिए अल्कोहल में एल्कोसाइड बेस का उपयोग करके दो टीथर्स एस्टर समूहों के बीच कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रतिक्रिया अनुरूप से क्लेसेन संघनन का एक इंस्ट्रोमोलेक्यूलर है। तो डाइकमैन संघनन अभिक्रिया क्या है? कार्बेनियन। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 1976 को। 1 मई 1976 को हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा सरकार के एक एजेंट के रूप में हरियाणा पर्यटन निगम राज्य भर में फैले टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चलाता है। यह सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन भी करता है। तो अगर ये आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कौन करता है? तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1976 को। हरियाणा में पंचायती राज की निम्न इकाई है। तो हरियाणा में पंचायती राज की निम्न इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। यह कानूनी अधिकार 1993 का 73वां संवैधानिक संशोधन है जिसका संबंध स्थानीय ग्रामीण सरकारों से है। तो ये कानूनी अधिकार कौन सा है? 1993 का 73वां संवैधानिक संशोधन है। और हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। किसमें? यमुनानगर जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है? तो किस में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और यह 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखित प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 1917 में स्थापित किया गया था ये।
सीरियल पोर्ट आंकड़े को एक समय पर डैश बीट क्रम में स्थानांतरित करता है। तो किसमें? 16 बीट क्रम में स्थानांतरित करता है। किसमें? 16 बीट क्रम में। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? तो किस क्षेत्र में? रोहतक में। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोहतक में। देखो, नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। उन्होंने रोहतक में राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी ना, वो उन्होंने ज्यादातर कहाँ की थी? रोहतक में। उन्होंने अपने समाचार पत्र अभ्युदय के माध्यम से लगातार 1896 से 1906 के दौरान रोहतक जिले में सूखा का मुद्दा उठाया। उन्हें बार बार अंग्रेजों द्वारा कारावास की धमकी दी गई, लेकिन वे रोहतक में अकाल की स्थिति को लगातार उजागर करते रहे। उनके योगदान के सम्मान में रोहतक के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया था। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था महेंद्रगढ़ जिले में। स्वामी रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को, और कब हुआ था? 25 दिसंबर 1965 को महेंद्र जिले के हजारीबाग अली सैयदपुर में, महेंद्रगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में हुआ था। रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के यहाँ हुआ था। तो रामनिवास यादव इनके पिता थे और गुलाबो देवी इनकी माँ का नाम था। वे गुरुकुल काल का में आचार्य बलदेव जी के शिष्य थे, और इनके आचार्य कौन थे? बलदेव जी। उन्होंने गुरु करणवीर से योग सीखा था। तो करणवीर से उन्होंने योग सीखा था। रामदेव ने सन्यासी दीक्षा ली और अपना नाम स्वामी शंकर देव से स्वामी रामदेव रख लिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भाई हिसार भी बसाया था और फतेहाबाद भी बसाया था। तो 1354 में उन्होंने फिरोजाबाद का निर्माण किया था, जो दिल्ली में निर्मित चौथा शहर था। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास कई शहरों की स्थापना की थी। तो भाई ये ऑप्शन 1 से ज्यादा सही है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। नेतृत्व तो न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, इसमें आएगा उपयुक्त सभी। बायूरेट टेस्ट में डैश घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। तो ये क्या होता है? CuSO4। CuSO4। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। 2 महत्वपूर्ण नहरों, पश्चिमी और पूर्वी नहरों का उद्गम स्थान है। आधुनिक अथनी कुंड बैराज 1999 में पुराने ताजेवाला से की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसकी उत्पत्ति वर्तमान में पश्चिमी यमुना नहर की अथनी कुंड से होती है, जो कि ताजेवाला से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई है? ताजेवाला से। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय स्थित है पंचकुला में। राज्य पुलिस वर्तमान में पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में है, जो कि IPS अधिकारी होता है। तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। निम्नलिखित में से किस वर्ष से इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था? तो कब? 1906 से। निम्नलिखित में से 1906 वर्ष से इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था। वर्ष 1906 में। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? तो कौन सा है? ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? तो वो है
ओलिवर ट्विस्ट। कौन सा है? ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस से अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन और शहरी जीवन की भयानक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें एक काल्पनिक औद्योगिक शहर कोकेटाउन का वर्णन किया गया है। तो हार्ड टाइम्स में डिकेंस ने औद्योगिक शहरों के श्रमिकों की। चार्ल्स डिकेंस के दूसरे उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में भी औद्योगिक क्रांति की कठिन, तो इसमें आएगा ओलिवर ट्विस्ट। एकल फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड डैश रिबन केबल को सहायता देता है। तो किसको सहायता देता है? 33 माइनस तार को, 33 तार को रिबन केबल को सहायता देता है। VARCHAR2 डैश बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर तक भंडारित कर सकते हैं? ये हैं 4000 बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकते हैं। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो राज्यसभा में भेजे जाते हैं 5 और लोकसभा में भेजे जाते हैं 10 और विधानसभा में 90 सदस्य, और विधानसभा में 90 में से 17 SC रिजर्व हैं, और जो लोकसभा में 10 भेजे जाते हैं उनमें से 2 SC रिजर्व हैं, अंबाला और सिरसा, और राज्यसभा की सीटें हैं 5। और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। और देखो उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम 30 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। तो ये तो हैं हरियाणा के 5, और यूपी से कितने जाते हैं राज्यसभा में? 30 सदस्य। लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो लाहौर में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1919 में। लाहौर उच्च न्यायालय 21 मार्च 1919 को उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, और 1 अप्रैल 1919 को पंजाब के मुख्य न्यायालय को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था। तो लाहौर उच्च न्यायालय को 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था, लाहौर उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो ये होगा 324। स्थायी और स्वतंत्र निकाय है यह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करना, संसदीय चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा सहित प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव कराना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाना इसका कार्य है। तो अनुच्छेद 324। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है रेवाड़ी। भिंडावास ये है झज्जर में। कहाँ है? झज्जर। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भिंडावास झज्जर में। साहिबी नदी के मार्ग के साथ पारिस्थितिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से मसानी बैराज, मातनहेल वन, छुच्छकवास, गोदड़ी, खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य आदि से होकर गुजरता है। तो भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। और खप्परवास भी कहाँ है? झज्जर में ही है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 22। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है साइकिल उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? तो कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? प्रकाश बैंड। प्रकाश बैंड, ध्वनि बैंड, संकीर्ण बैंड और चौड़ा बैंड ये तो संप्रेषण की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रकाश बैंड संप्रेषण की श्रेणी में नहीं आता। यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जिताएगा?
तो ये है विल्सन ने कहा था। किसने कहा था? विल्सन ने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान गेहूं की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण गेहूं की कीमतें बढ़ गई थी। तो अमेरिकी सरकार ने गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था और यहां तक कि गेहूं की कीमत $2 प्रति बुशेल कर दिया था। $2 प्रति बुशेल की गारंटी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे ना, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने कहा था अधिक गेहूं बोएं, गेहूं युद्ध जिताएगा। उनके शब्द किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो गेहूं $2.45 प्रति बुशल में बेचा गया था। तो ये वुडरो विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने कहा था अधिक गेहूं बोएं, गेहूं युद्ध जिताएगा। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 को 6 जनवरी 2002 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 27 जनवरी 2003 को प्रभाव में आया था। अंततः यह 1 अगस्त 2004 को लागू हुआ था। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 2004 को लागू हुआ था भाई, 1 अगस्त 2004 को, 1 अगस्त 2004 को लागू हुआ था। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? तो सर्पदमन किस नगर का? सफीदों का प्राचीन नाम है। सर्पदमन हरियाणा के जींद जिले का एक शहर है। जींद जिले का एक शहर है जो सफीदों का प्राचीन नाम है। सफीदों पारंपरिक रूप से महाभारत की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है और यह कहा जाता है कि जन्मेजय जो परीक्षित के बेटे और अर्जुन के पोते थे। तो ये परीक्षित, जन्मेजय कौन था? अर्जुन का पोता। ये भी आ सकता है, परीक्षित का बेटा और अर्जुन का पोता था। अपने पिता की मृत्यु का बदला नागक्षेत्र मंदिर में सर्पयज्ञ करके किया था, जिसकी मृत्यु एक सांप के काटने से हुई थी। तब से मंदिर को सर्पदमन के नाम से जाना जाता है। तो सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदों का। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो देखो भाई, राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो 1953 में, इसमें 1953 भी नहीं है। और आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी कुछ सिफारिशें 1956 को, इसमें 1956 भी नहीं है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया था, 1953 में। और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कुछ सिफारिशों को 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया था। तो इसमें 56 भी नहीं है, तो देख लेना भाई। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो देखो भी कितनी दूरी पर रेवाड़ी स्थित है। तो ये है 80 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी से 80 किलोमीटर दूर है रेवाड़ी। संविधान के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो ये किसने माना है? ये इसका आएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने माना है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। एक प्रारूपिक ध्वनि संकेत की बैंड चौड़ाई होती है तो कितनी होती है? 3 kHz। कितनी होती है? 3 kHz। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। देखो भाई, हरियाणा में 10 नगर निगम है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और सोनीपत तथा 18 नगर पालिका परिषद है और 52 नगर पालिकाएं हैं।
तो इसका एक से अधिक आंसर बन रहे। तो प्रतापगढ़ फार्म हाउस कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ फार्म हाउस झज्जर जिले में स्थित है। यहाँ छुट्टी मनाने हेतु एक आकर्षक गांव और पर्यटन स्थल है जो हरे भरे खेतों की पृष्ठभूमि है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस विविध प्रजातियों के 150 पेड़ पौधों के साथ एक वानस्पतिक उद्यान है और यह दिल्ली के नजदीक है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस वही बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए और स्कूल के बच्चे यहाँ जाते हैं। हर स्कूल का टूर होता है यहाँ पे। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो ये कौन सा है? हरियाणा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पहली बार मई 2010 में हरियाणा के पंचायत चुनाव में किया गया था जब राज्य के 13 जिलों में स्थानीय निकायों के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। राजस्थान में भी वर्ष 2010 में ईवीएम उपयोग कर पंचायत चुनाव कराया गया था। तो मई 2010 में हरियाणा में और 2010 में ही राजस्थान में भी ईवीएम का उपयोग किया गया था। उड़ान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो उड़ान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? उड़ान ही होगी। उड़ान शब्द जो की क्रिया है उसका भाववाचक संज्ञा रूप उड़ान होगा। संज्ञा के जिस रूप में भाव विचार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। तो इसका उड़ान ही होगा। अपने आप यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें निजवाचक क्या होगा? आप। आप एक निजवाचक सर्वनाम है। जैसे स्वयं, खुद, आप, ये क्या है? निजता को व्यक्त करते हैं। तो आप क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तो तरु का पर्यायवाची कौन नहीं है? पग। पग तरु का पर्यायवाची नहीं है। जोड़ कर लिखिए। तो इसका क्या होगा? देखो भाई, इसका आएगा पहला। मैंने पढ़ना, भूतकाल क्या होगा? मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ना शुरू किया। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होगा? वर्तमान काल होगा मैं पढ़ता हूँ। और भविष्यत काल क्या होगा? शायद मैं कल पढ़ूंगा। तो शायद मैं कल पढ़ूंगा, ये इसका भविष्यत काल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? तो कौन सा शब्द बना है? उद्गार। 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है। तो क्या है? उन। क्या है? उन। चंद्र प्लस उदय में चंद्रोदय, यहां डैश संधि है। तो क्या है? गुण संधि। इनमें से मिलान करना है। तो देखो भाई, अविभाव क्या होगा? यथाविधि। अविभाव समास क्या है? यथाविधि। तत्पुरुष समास क्या है? मनमाना। द्वंद्व समास क्या है? दूध और रोटी। और बहुव्रीहि क्या है? सिरकटा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद।